एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग RO 2023 का जो री एग्ज़ाम आपका शेड्यूल्ड है दिसंबर में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, जिसमें कि हमने 70 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 71 से आगे क्वेश्चन करेंगे, तो मतलब 70 क्वेश्चन आज भी करेंगे। आज की क्लास में हम जीएस करेंगे, उसके साथ साथ कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपका पेपर होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक सीरीज़ के ये पेपर हैं, तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक सीरीज़ के पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो ये वाली जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। काशी तमिल संगम 17 नवंबर 2022 को वाराणसी में शुरू हुआ था। यह निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था? तो देखिए, काशी तमिल संगम जो है 17 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। कहाँ पर? वाराणसी में, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में हम बहुत सारी बातें, जो भी इससे जुड़े हुए फैक्ट्स थे, जो एनालिसिस थी, ये हम अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में कर चुके हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्षय रोग के खतरे से लड़ने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक MOU साइन किया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में क्षय रोग मतलब TB, ठीक है, TB के खतरे से लड़ने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो है एक MOU पर साइन किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर आपके पास एक कथन है, एक कारण है, उसके आधार पर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए, पहला कथन क्या है? मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो RBI होती है क्या करती है? रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। ठीक है, और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन नीचे आने लगता है। अब इसका कारण देखिए, इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक उपभोग मांग को नियंत्रित करना चाहता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो अपने आप जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है? मांग भी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है। तो कथन जो है ये सही है, और कारण R भी इसको सपोर्ट करता है। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये बनेगा A और R दोनों सही हैं, और A सही की, R जो है A की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 1। मुद्रास्फीति आप लोगों को पता है कि अर्थव्यवस्था में जब वस्तु और सेवाओं को सामान्य स्तर से ज़्यादा वृद्धि होने लगती है तो इसे ही क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। जब कोई भी वस्तु है या सेवा है उसके मूल्य में सामान्य से ज़्यादा वृद्धि होगी तो ये स्थिति इन्फ्लेशन कहलाएगी। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, हमारी RBI, जो कमर्शियल बैंक होती हैं जैसे कि ICICI बैंक हो गया, हमारा स्टेट बैंक हो गया, इनको सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण देता है। तो जब भी कमर्शियल बैंक्स को RBI से पैसा लेना होता है तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको ये RBI के पास गिरवी रखते हैं और एक फिक्स रेट पर, रेपो रेट पर क्या करते हैं? पैसा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। बाकी की चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की ये यहाँ पर दे रखी हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास 3 कथन हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं ये हमें बताना है। तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP का आकलन करते समय केवल विपणित माल पर विचार किया जाता है। अगला क्या है? एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे में नहीं आता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो होम मेकर्स होती हैं, उनके द्वारा किया गया जो भी कार्य है वो GDP में इंक्लूड नहीं होता है। और पहले वाला जो हमारा कथन था ये भी पूरी तरीके से सही है। ठीक है, केवल विपणित माल पर विचार किया जाता है।
सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो करंट में स्टेटस होता है वस्तु और सेवा का, उसी पर विचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरीके और साधन, वेज एंड मीन्स या अर्थोपाय अग्रिम, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जा सकता है, उसका सबसे अच्छा विवरण करता है। तो देखिए, आरबीआई द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी ऋण होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन्हें ही हम कहते हैं वेज एंड मीन्स। ठीक है, वेज एंड मीन्स, जब आरबीआई केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अस्थायी ऋण देती है तो वेज एंड मीन्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है। तो देखिए, जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जो भी टैक्स अलग अलग कैलकुलेट होते थे, जैसे वैट हो गया और सर्विस टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स हटा करके जीएसटी लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित शुल्क जिसे कि वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जीएसटी में शामिल हैं, जबकि सीमा शुल्क शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध दर्शाता है। तो देखिए, फिलिप कर्व जो होता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध दर्शाता है, और ये कर्व कुछ इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फिलिप वक्र। ये सिद्धांत दावा करता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रास्फीति भी आती है, जो बदले में अधिक नौकरियों और कम बेरोजगारी का कारण बनती है। कहने का मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशन आता है तो नौकरियां बढ़ती हैं और बेरोजगारी भी कम हो जाती है, फिलिप वक्र ये कहता है। ठीक है, कुछ नेट्स वक्र क्या होता है, यहाँ पर आर्थिक विकास और असमानता के बीच जो संबंध होता है उसको दर्शाया जाता है। शुरू में आर्थिक विकास में अधिक असमानता होती है, बाद में असमानता में कमी आती जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर आपके पास 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ क्रांति दे रखी है, दूसरी तरफ उससे संबंधित उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो स्वर्णिम क्रांति किस लिए थी, तो स्वर्णिम क्रांति जो है आपकी हो जाएगी बागवानी एवं शहद, तो इसको 2 से मैच कर दीजिए। दूसरी क्रांति उर्वरक से हो जाएगी, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और काली क्रांति पेट्रोलियम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को ये आता ही होगा। देखिए, पेपर का क्या है, पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ हो ऐसा भी नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा इजी हो ऐसा कम होता है। मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो नहीं छूटने चाहिए और गलत नहीं होने चाहिए, इस बात पे विशेष ध्यान देना होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, इससे हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे कि हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सेल्स प्राइस, ठीक है, इसकी सिफारिश करता है। धान और गेहूं के एमएसपी कौन जारी करता है, तो देखिए जो सीएसीपी होता है, जिसे कि कृषि लागत और मूल्य आयोग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 यही जारी करता है, एमएसपी की सिफारिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। किस प्रकार की कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छोटी जोत पर अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो छोटी जोत की जो खेती होती है मुख्य रूप से निर्वाह कृषि कहलाती है। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो भारत में अधिकतर किसान जो है इसी प्रकार की कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ फसल का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए आपको दे रखे हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी फसल के अंतर्गत आती है। तो देखिए रबी के अंतर्गत क्या आता है, रबी के अंतर्गत गेहूं की फसल आती है, तो इसको 4 से मैच कर दीजिए। खरीफ में क्या होता है, खरीफ में धान आता है, जायद में तरबूज आता है और प्राकृतिक संसाधन में आपका धूप हो जाएगा। रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर मंथ में इसकी बुआई होती है और
इसकी जो कटाई है ये मार्च अप्रैल के महीने में होती है। ठीक है, गेहूँ, चना, जौ ये सारी रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की जो मुख्य फसल है ये धान, मक्का ये चीज़ें होती हैं, और मई जून या जून जुलाई के महीनों में इनकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में इस फसल को काट लिया जाता है। जबकि हमारे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जो चीज़ें हैं, तोरई, ये सारी चीज़ें जायद की फसल में होती हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में, अप्रैल एंड में जब खेत खाली हो जाता है रबी की फसल के बाद, तब ये फसलें बो दी जाती हैं और जुलाई अगस्त तक ये खेत भी खाली कर लिए जाते हैं, जून जुलाई तक धान की फसल को लगाने के लिए। ठीक है, तो ये मैचिंग हो गई। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, केंचुए किसान मित्र हैं क्यों? क्योंकि वे मिट्टी को खोदते हैं जिससे कि मिट्टी में हवा का संचार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो रखा है, 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही है हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए, सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम मूल्य MSP पर प्रमाण भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जो MSP होता है ये सभी राज्यों के लिए असीमित नहीं होता है, बल्कि जो भी CACP जिसकी सिफारिश करता है और भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है उसी पर MSP पर सरकारी जो खरीद केंद्र होते हैं वो बनाए जाते हैं और फसलों को उसी पर खरीदा जाता है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। अगला क्या है, अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी भी पहुंच नहीं पाते। ये भी बात सही नहीं है। जो प्राइस होती है ये CACP के द्वारा इसका जो है इसको सजेशन किया जाता है, सजेशन दिया जाता है, और जो फसल होती है उसका मूल्य जहाँ तक जा सकता है उससे जुड़े हुए आंकड़े ही होते हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 ना तो 1 ना ही 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। कौन कौन से सही हैं? कम नमी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। जो दाल जैसे कि चना हो गया आपका, ठीक है, चना, उड़द, मूंग और उसके साथ मसूर, सोयाबीन, ये सारी जो है दाल के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार की फसलों में कम नमी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। शुष्क परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सोयाबीन है, सोयाबीन की खेती ज़्यादातर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर बारिश कम होती है, लेकिन वहाँ पर सोयाबीन की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। भारत में दालों का आयात से ज़्यादा निर्यात होता है, ये कथन गलत है। निर्यात कम होता है जबकि भारत में दालों का आयात करना पड़ता है। तो केवल 1 और 2 सही हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक कृषि की विशेषताएं हैं? तो देखिए जैविक कृषि की जो विशेषताएं हैं यहाँ पर 4 दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर चूज करना है हमें। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरक का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, ना ही कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। बार बार सड़ना और पत्ती छोड़ना ये जैविक कृषि में शामिल होता है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए औषधियों का उपयोग। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादकता। क्या होता है कि पहले जब जैविक कृषि शुरू की जाती है तब प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में आती है जैविक कृषि, क्या होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता शुरू में अधिक नहीं होती है, बाद में बढ़ती जाती है। तो लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, तो इस यहाँ पर ये वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही होंगे। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो GB पंत कृषि विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी संस्थान ये जो है उत्तराखंड में पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये झांसी में होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काली मिट्टी में मूंगफली की खेती अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं वे आपस में मिलकर एक नए प्रदूषक का निर्माण करते हैं, उसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। ठीक है, जो धुंध है, पैन है, उसे ही द्वितीयक प्रदूषक की कैटेगरी में डालते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 2 धुंध जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक प्रदूषक ये देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन, जो किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं वे प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे कि जहरीली गैसें हो गई, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे क्या हो गए? प्राथमिक प्रदूषक हो गए। ठीक है, और द्वितीयक प्रदूषक, जब प्राथमिक प्रदूषक जैसा कि मैंने बताया एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया प्रदूषणकारी तत्व बनाते हैं तो वो द्वितीयक प्रदूषक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पहला है चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित बायोम है। अगला क्या है? अगला है अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। दोनों ही कथन सही हैं, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 कथन है आपके पास, जिसमें से देखिए पहले गलत वाले देख लेते हैं। जैव विविधता उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर बढ़ती है, बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए पृथ्वी है और ये उच्च अक्षांश कहने का मतलब ये है, ये आपका 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे इसको 5 डिग्री मान लीजिए, नीचे ऊपर 24.5 डिग्री, उसके बाद ये 66 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 66.5 कर लीजिए, इसको 66.5 कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जैव विविधता घटती जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर जैव विविधता बहुत ही कम होती है। तो पहला दूसरे वाला ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान रूप से पाई जाती है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए भूमध्य रेखा पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, जबकि उच्च अक्षांश पर कम पाई जाती है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये वाला कथन भी गलत है। पहला वाला सही है, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर मिलेगा, किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन को क्या कहते हैं? तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन हुई थी उसे वान कन्वेंशन कहा जाता है। इसे वान कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पर एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समझौते दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उसके विषय दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो देखिए पहला है अल्मा अता घोषणा पत्र, ये लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ा हुआ है। तो पहला कथन जो पहला मैचिंग है ये सही है। हेग समझौता जैविक और रासायनिक शस्त्र, ये गलत हो जाएगा, हेग समझौता इससे संबंधित नहीं है। तलानोआ संवाद ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, तीसरा भी सही है। अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर हमारे केवल 1 और 3 सही हैं, बाकी के गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3 सही सुमेलित हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। सौर पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। मतलब जो समरसेबिल्स होते हैं उनके लिए इनका उपयोग नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। समरसेबिल्स भी सौर ऊर्जा से चल सकते हैं। तो पहला वाला कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं। दोनों ही प्रकार के चल सकते हैं, तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। स्वथाने संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, शामिल नहीं है? तो वनस्पति उद्यान जो है ये XC2 कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्ती का अर्क डेंगू बुखार के दौरान जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है? तो आप लोगों में से बहुतों ने, क्या ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा, जब भी किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस पिलाया जाता है पीड़ित व्यक्ति को। उससे क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 पपीता यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन पानी कीटाणु रहित करने में मदद नहीं करता है? तो देखिए क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन, फिटकली और क्वथन, ये तीनों ही चीज़ें पानी से इम्प्योरिटीज़ को अलग करती हैं, लेकिन निस्पंदन जो होता है, निष्पंदन पानी को साफ नहीं करता है, बैक्टीरिया को दूर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ पौधे हैं, दूसरी तरफ उनका उपयोग है। जामुन का जो पौधा है इसका उपयोग कहाँ होता है? मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए होता है। जामुन का जो फल होता है वो सजेस्ट किया जाता है जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, हाई शुगर होता है, उनको जामुन का सेवन करने को कहा जाता है। और साथ के साथ उसकी गुठलियाँ जो होती हैं उनका सेवन भी चूर्ण के रूप में करने का सलाह दी जाती है। ठीक है। लौंग किस लिए यूज़ होता है? लौंग दांत के दर्द में यूज़ होता है। बबूल का यूज़ आप देखोगे आँखों के दर्द के इलाज में होता है। ठीक है, ये 2 से मैच कर दीजिए। तुलसी खांसी जुकाम के लिए यूज़ की जाती है। खांसी जुकाम जब होता है तो तुलसी और शहद का अर्क मिला करके पिया जाता है और इसे चाय में भी यूज़ करते हैं। कुनैन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो कुनैन दवा है ये मलेरिया में यूज़ की जाती है और कुनैन जो है तने की छाल के द्वारा बनाया जाता है, तने की छाल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तने की छाल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेफड़े संबंधी कार्य के नैदानिक मूल्यांकन में मदद करता है? तो देखिए स्पाइरोमीटर जो है ये फेफड़े संबंधी कार्य के नैदानिक मूल्यांकन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्पाइरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो गामा रेज हैं, ये किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं। ठीक है, और ये उच्च आवृत्ति की होती है जो कैंसर के इलाज में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः अचार बनाने में, जैम बनाने में, ये सारी चीज़ों में होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, बैकेलाइट का उपयोग बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है क्योंकि जो बैकेलाइट है ये एक प्रकार का प्लास्टिक है जो कि ताप दृढ़ प्लास्टिक है। इसको गर्म करने पर भी इसका आकार नहीं बदलता है और ये शीघ्र गर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यह ताप दृढ़ प्लास्टिक बहुलक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बैकेलाइट जो है एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो कि फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। आप लोगों ने देखा होगा जो हम किचन में पैन यूज़ करते हैं, कुकर यूज़ करते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं ये बैकेलाइट के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी का उदाहरण नहीं है? तो मैमल यहाँ पे पेंगुइन नहीं है क्योंकि पेंगुइन जो है अंडे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, SO2 जो उपस्थित होती है हमारे किसमें, वायुमंडल में। जब पानी बरसता है, बारिश होती है तो जो जल है ये H2O प्लस SO2 मिलकर के क्या बनाते हैं? H2SO4 बनाते हैं जो कि पानी की प्रकृति होती है उसको क्या कर देता है? एसिडिक बना देता है। इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत होती है और इसको नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका के पोस्टमासबर्ग और उसके आसपास का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या प्रमुख उत्पादक है? तो मैग्नीज का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है दक्षिण अफ्रीका के पोस्टमासबर्ग और उसके आसपास के क्षेत्र में।
इसको ध्यान रखते हैं। पोस्टमार्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत में एक शहर है जो कि उपिंगटन के पूर्व में अवस्थित है और मैग्नीज खनिज का एक प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है मिल्पा, रोका, मिलिया ये विभिन्न नाम किसके हैं? तो देखिए मिल्पा, रोका, मिलिया ये सारे ही के सारे ही नाम स्थानांतरित कृषि या झूम खेती के हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि एक ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पर कृषि करने के बाद 3, 4, 5 साल तक कृषि करने के बाद जो आदिवासी होते हैं वो उस ज़मीन को काफ़ी समय के लिए 6-7 साल के लिए परती छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। फिर जब वो फिर से उपजाऊ हो जाती है वो लोग वापस वहाँ पर आके कृषि करते हैं। ठीक है, तो जो स्थानांतरित कृषि होती है इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मिल्पा युकाटन और ग्वाटेमाला में कहते हैं, पश्चिम अफ्रीका में इसको लोगान कहते हैं, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? मिलिया कहते हैं। ठीक है, ये सारे किसके नाम हैं? झूम खेती या स्थानांतरित कृषि के नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन के प्रतिशत के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग होते हैं उन्हें हम फजेंडा कहते हैं, फजेंडा। ठीक है, उन्हें फजेंडा कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भूमिबद्ध देश कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस एक ऐसा देश है जो भूमि आबद्ध है, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है। लाओस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायपीडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो नायपीडा जो है म्यांमार की राजधानी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 कथन है और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु लक्षद्वीप समूह पर अवस्थित है, ये गलत है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात में है, जिसे गौर माता कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश में किबथू जो है सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा लगभग 30 डिग्री है। तो इस प्रकार से हमारे जो कथन सही है ये 2 और 3 हैं, जबकि पहला कथन गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है हमें। तो सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी, व्यास ये उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र की जो क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र भी देख सकते हो। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी आप जान सकते हैं। नदियों जो है, नदियों का जो उद्गम पॉइंट है वो कहाँ से है, कहाँ से बहती हुई आती हैं, कौन कौन सी नदियाँ गॉर्ज बनाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सहायक नदियों के बारे में भी सारी बातें विस्तार से की गई हैं। आप लोग वीडियो को समय निकाल के देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो वो है बिहार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मित्र पर गमछा झाड़, ये मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई है। ठीक है, ये इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मिज़ोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर गुजरात। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ और झाड़ से क्या हो जाएगा? झारखंड। बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। देखिए माँ रह गया, माँ से मध्य प्रदेश। ठीक, यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सूची हैं और सर्वोच्च शिखर मैच करना है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सरमाटी और उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु का दोदा बेटा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? तो देखिए पश्चिमी तट और पूर्वी तट 2 तट हैं। ठीक, पश्चिमी तट जो है आपका हो जाता है इस तरफ वाला और ये इस तरफ वाला क्या हो जाता है? पूर्वी तट हो जाता है। और कोरोमंडल जो है ये पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। तमिलनाडु का जो तट है इसे कोरोमंडल कहा जाता है, ये पूर्वी तट का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
पर्वतीय दर्रे कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ये हमें बताना है। तो गोमल दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये पड़ता है कहाँ पर, पाकिस्तान में, खैबर पख्तूना के पास। नाथुला दर्रा सिक्किम में मिलेगा आपको। बुमला दर्रा लद्दाख में नहीं मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो केवल 2 सही सुमेलित है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गोमल दर्रे के बारे में बता दिया, ये खैबर पख्तूना में पड़ता है, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गोमल घाटी के सहारे एक ये मार्ग है। खैबर और बोलन दर्रे के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है अफगानिस्तान को जाने के लिए, ये वहीं पर है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। ठीक है, ये चीन और भारत और चीन की सीमा के बीच अवस्थित है। 2006 में इसको फिर से खोला गया। बुमलांग अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, कहाँ पर, तवांग जिले में। अगले क्वेश्चन पर आइए। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है बैलाडीला, किसके भंडार के लिए समृद्ध है, तो ये हेमेटाइट के लिए समृद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ राज्य है। तो राजरप्पा जलप्रपात आपको कहाँ पर मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। जोरंडा जलप्रपात आपको कहाँ पर मिलेगा, ये ओडिशा में मिलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका येना जलप्रपात। येना जलप्रपात है महाराष्ट्र में और जोग कर्नाटक में। ठीक है, ये मैचिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के प्रमुख अभ्रक भंडारों में से एक है। तो भारत का बहुतायत मात्रा में जो अभ्रक है, अभ्रक जिसे हम माइका भी कहते हैं, ठीक है, माइका के भंडार हजारीबाग के पठार में अधिकतर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हजारीबाग पठार। ला लीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सही हैं हमें ये बताना है। तो पहला क्या है, ला लीना तब देखा जाता है जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है पानी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में। और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत उच्च दबाव होता है, तब ला लीना की घटना देखी जाती है। ठीक है, तो दूसरा वाला कथन भी सही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत में वर्षा की मात्रा अच्छी रहती है। ठीक है, लेकिन तीसरा कथन हमारा क्या है, यहाँ पर मानसूनी वर्षा खराब रहती है। तो तीसरा वाला कथन गलत है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में आदिवासी आबादी नहीं है। तो हरियाणा में आदिवासी आबादी जो है बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अब यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये एक आकृति यहाँ पे हमारे दे रखी है और इसमें बताना है कि इस आकृति को फोल्ड करने पर कौन सी आकृति नहीं बनेगी। ठीक है, इसको फोल्ड करने पर कौन सी आकृति नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है BDE, ये जो दिख रहे हैं सामने के फलक, ये वाली आकृति नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए ये कैसे नहीं बनेगा। तो देखिए A के सामने C है, B के सामने D हो जाएगा और E और F एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, जबकि हमारे वाली में क्या था, DBE, ये तीनों एक साथ आ रहे थे जो कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आएगा हमें ये बताना है। तो 12, 22, 41, 78, ठीक है, उसके बाद 151। अब अगर हम एक के बाद दूसरा लें तो इस वाले के बीच, इन दोनों के बीच 10 का डिफरेंस है। उसके बाद इन दोनों के बीच 19 का डिफरेंस हो जाएगा, ये 37 का डिफरेंस हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 145 का डिफरेंस होगा, तब 296। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 296 आगे क्वेश्चन मार्क पर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया गया है। ये कैसे किया गया है, अब 10, 19, 37 और 73 और 45 को कैसे सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए इंटू 2, ठीक है, जो डिफरेंस है इसको 2 से गुणा किया गया है और -1 किया गया है। तो 12 के बाद 22 आया, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 और
2 - 1, ठीक है, -2 × 1 ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है। ये यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा तब अच्छे से समझ आएगा। तो 24 - 2 तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। अगले वाला करके देखो, 19 - 2 तो ये क्या हो जाएगा आपका, 19 दूना 38 हो जाएगा। और 38 में से जब आप ये हम इसमें +19 होगा, 19 में से 2 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 41 आ जाएगा। तो ये वाले जो 96 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमिताभ के पास 3 बैग हैं, प्रत्येक बैग में अधिकतम 30 आम है। मुंबई से देहरादून तक का सफ़र करते समय उन्हें 30 टोल बूथों को पार करना पड़ता है। प्रत्येक टोल बूथ पर उसे प्रत्येक बैग के लिए 1 आम देना होता है। अपने गंतव्य तक पहुंचने पर उसके आम कितने शेष बचेंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 बैग हैं और एक में 30 आम है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 × 3 = 90 हो गए, ठीक है। 30 टोल बूथ पार करें और 1 आम देना होता है। तो 30 में से जब ये निकालेंगे, टोल बूथ को पार करेंगे, तो जब ये टोल बूथों को पार करेंगे तो देखिए 90 आम हैं, ठीक है। 90 आम, पहले इनके पास 3 बैग हैं, तो अब आप ये समझो कि जब पहला ये टोल बूथ पार करेंगे तो इन्हें 3 आम देने पड़ेंगे, ठीक है। अब 10वें टोल बूथ तक क्या हो जाएंगे, 1 बैग खाली हो जाएगा। उसके आगे फिर क्या होगा, तो 10वें 1 बैग खाली हो जाएगा, तो 30 आम ये निकल गए। उसके बाद इनके पास 2 बैग बचे, तो 2 बैग में 30 आम बचे हैं, ठीक है। और 90 में से 30 ये निकल गए, तो ये 60 आम बचे हैं, ठीक है। अब 1 आम प्रति बैग देना होता है, तो ये अगले 10 बूथ तक 2-2 आम देने पड़ेंगे इनको, तो फिर ये 40 हो जाएंगे। 40 में से 40 आम इनको देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते चलेंगे, पहले तो देखिए जब तक कि तीनों बैग पर 1-1 आम देना पड़ेगा तो हम उनको ऐड कर लेंगे, और उसके आगे क्या करेंगे, जब 1 बैग बचेगा तो फिर उसको अलग से ऐड कर लेंगे। अब देखो ये यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। 10वें बैग तक तो क्या हो गया, 30 आम उसके निकल जाएंगे, 2 बैग बचेंगे 10वें टोल तक, ठीक है। तो 2 बैग में 60 आम बचेंगे। अब 11वें पर सिर्फ 2 आम वो देगा, उसके बाद क्या करेगा, 2 आम देगा जब, तो 25वें टोल बूथ तक जब तक पहुंचेगा तो 15 दूनी 30 आम उसके निकल जाएंगे। मतलब कहने का ये है 60 में से उसके पास 30 आम बचेंगे, ठीक। 30 माइनस कर देंगे तो 30 बचेंगे, 1 बैग बचा। अब 25 में से 25 टोल बूथ पार कर चुका है वो, 5 और पार करने हैं, तो 1-1 आम, 30 में से 1-1 आम निकलेगा, तो यहाँ से 5 माइनस कर देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर का, ऑप्शन नंबर 3 है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये आकृति दे रखी है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 225 आएगा। इसको देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व किया गया है। तो ये देखिए इसको कैसे किया गया है, 8 × 8, जैसे जो भी संख्या दे रखी है उसको 8 से गुणा करके उसमें से 7 माइनस कर दिया गया है। यही वाली ट्रिक इसमें लगी हुई है। तो ये वाला देखिए कैसे आया, 8 के सामने वाला 57 है, ठीक है। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आएगा, -7 कर देंगे तो 57 आ जाएगा। उसी तरीके से 15 को गुणा करेंगे, 15 × 8 = 120, उसमें 7 माइनस करेंगे 113 आ जाएगा। अब 29 है, 29 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस कर देंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 5 लोगों का एक परिवार है जिसमें A, B, C, D, E शामिल है। A 2 बच्चों, 1 बेटी और 1 पुत्र B का पिता है। D A का दामाद है, E C की पुत्री है और D की पत्नी है। C D से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो है फैमिली ट्री हम बनाएंगे, तो फैमिली ट्री जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। A के 2 बच्चे बताए, B और E, ठीक है। A के देखिए 2 बच्चे, B और E हो गए, तो ये यहाँ पे A हो गया, B और E 2 बच्चे हो गए, ठीक है। एक पुत्र की कह रहे हैं तो एक को पुत्र मान लिया, दूसरी को पुत्री मान लिया। E और D आपस में पति पत्नी हैं, तो ये देखिए पति पत्नी हो गए। A और C पति पत्नी है, तो ये फैमिली ट्री यहाँ पर
तैयार हो गया। अब कहा था क्वेश्चन में हमसे कि सी और डी के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए ये जो पुत्री है इसका पति डी है, ठीक है। ई जो पुत्री है ए की, इसका पति डी है, तो सी जो है इनकी सास हो जाएंगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सास, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोहिल 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा में यात्रा करता है, फिर 4 किलोमीटर बाईं ओर अपनी मुड़ता है और यात्रा करता है। पुनः वह 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर 11 किलोमीटर चलता है और अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी स्थिति क्या है। तो देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं हम, सोहिल जो है मान लेते हैं ए पॉइंट से चलना शुरू किया उसने, तो ए पॉइंट से उसने 17 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर वो क्या हो गया, फिर वो 4 किलोमीटर बाएं मुड़ा, अपने 4 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ने के बाद वो फिर क्वेश्चन में दिया गया है जैसा कि बाएं मुड़ा फिर 11 किलोमीटर चला और फिर मुड़ के 5 किलोमीटर चला। तो एंड उसका यहाँ से होता है सी पॉइंट पे आके एंड हो जाता है। अब ए और सी के बीच की डिस्टेंस बतानी है हमें। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये 17 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और ये पूरी डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये पहले वाली 4 किलोमीटर थी और ये यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर चला। तो जब ये वाली डिस्टेंस हम निकालेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हम ऐसे कर लें तो पूरी डिस्टेंस 11 किलोमीटर थी और ये इधर वाली 4 किलोमीटर थी, 4 किलोमीटर चल के गया था। तो 11 में से 4 कर देंगे तो 7 बचेगी। अब ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है ए और सी के बीच की। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा लाल बटे कक्का, ठीक है। मतलब यहाँ पे आधार की डिस्टेंस हमें पता है, तो 49 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 338 अंडर रूट में दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक निश्चित भाषा में एन को 28 लिखा गया है, जी को 14 और वी को 44, ठीक है। तो उसी भाषा में डायमंड को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जो वर्णमाला है उनकी सबकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया जी को 14 लिखा गया है, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 7 होती है। यहाँ से ये निकाल सकते हैं हम कि जो भी वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैंने निकाला है आप लोगों को। n को 28 लिखा गया है, n की जो प्लेस वैल्यू होती है 14 होती है, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब जो डायमंड के यहाँ पे कैरेक्टर हैं उनकी भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उनको 2 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे। d की 4 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 1 13 15 14 और 4 फिर से d की। तो इनको सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चाहे यहाँ पे 4 दूनी 8 करके ऐड कर लें, चाहे पूरा ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दें, तो 120 हमारे पास आंसर आएगा। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनिल का जन्म 29 फरवरी 1960 में हुआ था। 29 फरवरी 1976 तक अनिल ने अपने कितने जन्मदिन मनाए। तो देखिए 29 फरवरी 1960 में हुआ था, दैट मीन्स ये लीप वर्ष है। तो अनिल का जन्मदिन हर 4 साल के बाद आएगा, ठीक है। हर 5वें साल आएगा, 4 साल के बाद बनता है। तो 1976 तक वो अपने कितने जन्मदिन मना लेगा, आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, 4 जन्मदिन मना देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इसका सोल्यूशन जो है ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो खरगोश का जो बच्चा होता है उसे बनी कहते हैं और भेड़िए के बच्चे को पप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पप जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष 3 से भिन्न है। तो देखिए शेष 3 से भिन्न जो है ये रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कैसे, पेरिस, ग्रीस और लंदन ये सारे राजधानी हैं जबकि रोम क्या है, कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर
एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कि आपसे पूछा गया है ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 परंतु उनसे ठीक पहले 9 नहीं है। तो आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हो कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 है और 9 नहीं है। ठीक, तो देखिए एक तो ये वाला हो गया, ठीक, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं 1 मिनट, इसको करेक्ट करते हैं। ठीक पहले 9 नहीं है, तो ठीक पहले जिसके 9 नहीं है वो हमें छोड़ देना है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तो ये वाला 73 एक हो गया, इसके पहले 9 है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। एक बच्चे, उसके पिता और उसके दादा की आयु का अनुपात जो है 1:5:9 है। अब 3 वर्ष पश्चात बच्चा 10 वर्ष का होगा तो दादा की वर्तमान आयु क्या होगी? दादा की वर्तमान आयु 63 वर्ष होगी। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1:5:9 दे रखा है, तो 3 साल बाद बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान समय में बच्चे की आयु कितनी है? अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो उसकी आयु 7 वर्ष है। तो बच्चा जब 1:5:9 है तो हमने इसको 7 वर्ष कर लिया। ठीक है, अब दादा की वर्तमान आयु हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 के बराबर हमने 1 माना है, तो 9 दे रखा है अनुपात, तो इनकी 63 वर्ष हो जाएगी। तो जब इनकी 63 वर्ष हो जाएगी आयु, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तर्क संगत और अर्थपूर्ण क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने का सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए ये यहाँ पे दे रखा है राज्य, गली, मकान संख्या, शहर, देश। तो सबसे पहले देश होता है, उसके बाद राज्य होता है, उसके बाद शहर होता है, ठीक है, फिर गली आती है, फिर मकान नंबर आता है। तो जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 1 मिनट, ये मैंने क्या किया था, अवरोही क्रम में आपको बता दिया, तर्क संगत और अर्थपूर्ण क्रम में। दैट मीन्स कि जब हम जैसे कि पोस्टल एड्रेस जो लिखते हैं, जब हम कहीं लेटर भेजते हैं या फिर किसी को अपना एड्रेस देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम नाम लिखते हैं अपना, जिसके भी नाम पर आना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? हाउस नंबर लिखते हैं। उसके बाद आपका आता है गली, आता है कि भाई कौन सी गली है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या आता है? शहर आता है। ठीक, शहर या जिला, और फिर आप लोग देते हो पिन कोड, फिर उसके आगे राज्य फिल करते हो और फिर कंट्री आएगा, देश आएगा। तो इस प्रकार से ये चलेगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 4 है, 3 2 4 1 5, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। लुप्त प्राय संख्या का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे 10 11 16 17 22 और 23 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के आगे आएगा ये हो जाएगा 28। अब इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है? देखिए 10 11, अब यहाँ पे इसके और इसके बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसके आगे हो जाना है, फिर 6 के बाद हो जाता है, फिर 5 का अंतर है और फिर से 1 का अंतर है। तो ये ही श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। तो 23 के आगे 5 होगा, तो 5 के आगे नहीं, इसको 1 मिनट, मुझसे गलती हो गई, इसको करेक्ट करिएगा। इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ मैं पहले। हाँ, अब ठीक दिख रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया था, इसमें +1, यहाँ पे +5। ठीक है, अब यहाँ से फिर से +1, ठीक, +5, अब फिर +1, अब इसके आगे क्या आएगा? +5 आएगा। तो 23 और 5 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सरोज उत्तर की ओर 24 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 20 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है, फिर 30 किलोमीटर चलती है, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है और 15 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ती है, 30 किलोमीटर चलती है, अंत में वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है और 25 किलोमीटर चलती है।
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसका डायग्राम ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है और इसका आप लोग क्वेश्चन के साथ इसको पढ़ते हुए आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 26 किलोमीटर, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज का जीएस का पेपर। आई होप क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। अभी हमारे आरओ के पेपर में हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। खूब पढ़िए, मेहनत करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।